हेलो स्टूडेंट, टॉपिक चल रहा था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने कल लास्ट टॉपिक पढ़ा था वोल्टेज रेगुलेशन। और आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत जो नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे पीक इनवर्स वोल्टेज। या बोले प्रतीप शिखर वोल्टता। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है? वो है मैक्सिमम वोल्टता जो डायोड पर विद्युत चालन ना होने की अवस्था में उपस्थित होती है। जो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है? वह है मैक्सिमम वोल्टता जो डायोड पर विद्युत चालन न होने की अवस्था में उपस्थित होती है। अर्थात डायोड में इस अधिकतम वोल्टता को सहन करने की क्षमता तो होनी ही चाहिए। ये हमारा डायोड है। अब मैं बोलूँ आपको पीक इनवर्स वोल्टेज का मान है 10 वोल्ट, तो कम से कम 10 वोल्ट तक की वोल्टता को तो ये डायोड अपने में से पार नहीं करने देगा। इतनी तो इस डायोड की क्षमता होनी ही चाहिए। तो ये 10 वोल्ट ही हमारी पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाती है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगी? वो है मैक्सिमम वोल्टता जो डायोड पर विद्युत चालन ना होने की अवस्था में उपस्थित होती है। अर्थात डायोड के लिए कम से कम जितनी क्षमता है कि इतनी तो वोल्टेज को ये ग्रहण कर लेगा। इससे कम मतलब इससे ज़्यादा वोल्टेज को नहीं कर रोक पाएगा, उसको अपने आप में क्या कर देगा? चालन। तो वही जो कम से कम है वोल्टेज वो कहलाती है प्रतीप शिखर वोल्टता या पीक इनवर्स वोल्टेज। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान के बराबर होती है। जो पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू होती है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान के बराबर होती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज क्या लिखा हमने? PIV। ये किसके इक्वल होगी? ई नॉट के। ये जो हमारा डायोड है ये ई नॉट मान की वोल्टता को तो अपने में से प्रवाहित नहीं होने देगा, और ई नॉट से अधिक वोल्टता होगी उस कंडीशन के अंतर्गत डायोड से धारा क्या हो जाएगा? चालन। यही कहलाती है आपकी पीक इनवर्स वोल्टेज। और नेक्स्ट टॉपिक बताया था मैंने आपको फूरियर प्रमेय या निर्गत वोल्टता या धारा के आवृत्ति घटक। तो निर्गत वोल्टता या धारा के आवृत्ति घटक। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज और करंट। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज और करंट। स्पंदमान निर्गत धारा या वोल्टता के फूरियर विश्लेषण के द्वारा आवृत्ति घटक प्राप्त किए जाते हैं। आवृत्ति घटक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? फूरियर विश्लेषण के द्वारा। तो फूरियर प्रमेय के अनुसार I की जो वैल्यू होती है I बराबर A0 प्लस समेसन AN cos n ओमेगा t प्लस समेसन BN sin n ओमेगा t, जहाँ A0 बराबर होता है 1/t 0 से t IDT। AN बराबर होता है बेटा 2/t 0 से t I cos n ओमेगा t dt एवं
वी एन बराबर होता है बेटा 2/t 0 से t आई साइन एन ओमेगा टी डी टी। जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं वो फूरियर प्रमेय की सहायता से निकाले जाते हैं। और फूरियर प्रमेय ये हमने फर्स्ट ईयर में ऑप्टिक्स में पढ़ी हुई है। तो फूरियर प्रमेय की सहायता से आई बराबर होता है ए नॉट प्लस समेसन ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस सिग्मा बी एन साइन एन ओमेगा टी। ए नॉट बराबर होता है 1/t 0 से टी आई डी टी। ए एन बराबर 2/t 0 से टी आई कॉस एन ओमेगा टी डी टी। वी एन बराबर 2/t 0 से टी आई साइन एन ओमेगा टी डी टी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो करंट की वैल्यू होती है आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, कब? जब स्मॉल टी की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक हो, टी वाई तो। एवं 0 कब होती है, आई बराबर क्या होता है करंट की वैल्यू जब 0, उस कंडीशन के अंतर्गत टी की वैल्यू कहाँ हो, टी से टी वाई तक। तो आई का मान रखकर हम क्या करते हैं, फूरियर प्रमेय के साथ मान निकालते हैं। तो ए नोट का जो मान बताया था बेटा क्या था हमारा, ए नोट बराबर 1/t 0 से टी आई डी टी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये किसके इक्वल मिलेगा हमें, ए नोट की वैल्यू मिलती है हमें आई डी सी के इक्वल। और आई डी सी बराबर निकाला था हमने आई नोट बटे पाई, अर्थात ए नोट बराबर मिलेगा आपको आई नोट बटे पाई। इसी प्रकार निकालते हैं हम ए एन। तो ए एन बराबर आता है 2I0/पाई 1/n+1 n-1। जब n सम संख्या है परंतु n क्या नहीं है, 0, तो उस कंडीशन के अंतर्गत n बराबर क्या मिलेगा, 0। और जब n विषम संख्या है, वी एन बराबर होता है I0/2। और 0 कब होता है, ये देखो ए नोट की वैल्यू तो मिल गई हमको, कितनी मिली, आई नोट बटे पाई अर्थात आई डी सी के। और ए एन की जो वैल्यू होती है वो मिलती है 2I0 बटे पाई 1/n+1 n-1। जब n क्या हो, सम संख्या, परंतु n किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर, तो उस कंडीशन में ए नोट बराबर क्या हो जाएगा, 0। और जब n विषम संख्या होगा उस कंडीशन में ए नोट किसके बराबर मिलेगा, 0। एवं बी नोट की वैल्यू होती है आई नोट बटे 2, कब? जब n बराबर क्या हो, 1। और बी नोट की वैल्यू मिलती है 0 जब n क्या किसके बराबर नहीं हो, 1 के बराबर। तो ये सभी हम ए नोट ए एन के मान रख के, तो इसका जब फूरियर प्रमेय निकालते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के, आई बराबर मिलता है आई नोट 1+5 1/2 साइन ओमेगा टी -2/3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी -2/15 कॉस 4 ओमेगा टी। इस श्रेणी का जो प्रथम पद होता है 1/पाई किसका मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है, आई नोट से। ये डीसी मान या एवरेज वैल्यू को निरूपित करता है तथा द्वितीय पद की आवृत्ति प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति के बराबर। जो सेकंड पद है इसकी आवृत्ति किसके बराबर होती है, एसी मेंस एसी वोल्टेज के बराबर। व इसका जो मैक्सिमम मान होता है वो I0/2 होता है। एवं अन्य द्वितीय पद सन्नादि, चतुर्सन्नादि व आदि को निरूपित करते हैं। तो ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर के क्या थे, ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो इसका जो विशिष्ट घटक क्या बताया हमने, आई डी सी बराबर आई नोट बटे पाई। और इनका घटक क्या बताया, मूल आवृत्ति एफ का घटक जिसका शिखर मान क्या था, I0/2। और ये इसका मल्टीपल इधर जाएगा तो इसका मान क्या होगा, I0/2। और अन्य क्या होते हैं उसके घटक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। जिस प्रकार से हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर। जो सारे टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर में कंप्लीट किए वे सभी टॉपिक कहाँ पढ़ने होंगे हमको, फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव
रेक्टिफायर। बेटा फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट एसी वोल्टेज होती है वो ऑल चक्र के लिए या कहें पूरे चक्र के लिए लोड सिरे में प्रवाहित होती है, अर्थात पूर्ण तरंग दृष्टकारी में प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता के पूरे चक्र में लोड से क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। फुल वेव रेक्टिफायर 2 प्रकार के होते हैं या कहें पूर्ण तरंग दृष्टकारी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा मध्य निकासी पूर्ण तरंग दृष्टकारी। मध्य निकासी पूर्ण तरंग दृष्टकारी या सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। एवं दूसरा होता है हमारा ब्रज दृष्टकारी। तो मध्य निकासी पूर्ण तरंग दृष्टकारी जो आपके पास पीडीएफ है उसमें हमने ये डायरेक्ट कराया है कि फुल वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव रेक्टिफायर का कोई प्रकार नहीं बताया, डायरेक्ट करा दिया उसमें। और जो कराया है वो आपका है मध्य निकासी पूर्ण तरंग दृष्टकारी। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसा रेक्टिफायर जो परिपथ में निवेशी तरंग को डीसी संकेत में बदलने के लिए पूर्ण निवेशी तरंग क्या करे, प्रयोग करे, अर्थात जो उसकी इनपुट जो तरंग है वो कैसी हो, पूर्ण हो। इसका जो डायग्राम होता है वो निम्न होता है, देखो बेटा। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड लगाए थे बेटा, 1 डायोड, और फुल वेव रेक्टिफायर में होते हैं 2 डायोड। देखो ये बेटा, ये जो डायग्राम है हमारा, ये फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में जो अंतर है वो किसका है, डायोड का। ये इसका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। डी क्यू पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि डायोड को भी निरूपित कर रहे हैं हम D1 D2 से, तो डी पॉइंट लेते हैं, आप कन्फ्यूज आते हैं। डी के बाद ई पॉइंट, ई के बाद एफ और एफ के बाद जी। तो अब इसकी बनावट में बोले तो वही ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती स्रोत लगा होता है। द्वितीय कुंडली के एक सिरे से डायोड D1 और दूसरे सिरे से डायोड D2। डायोड D1 का अगला सिरा कहा जाता है हमारा लोड रेजिस्टेंस RL से, और लोड रेजिस्टेंस का अगला सिरा जाएगा हमारा जो द्वितीय कुंडली है उसके मध्य में अन्य बिंदु B पर, व दूसरा सिरा उसको कर देते हैं हम भू संपर्क। एवं डायोड D1 का एक सिरा डायोड D2 या कहें हम डायोड D1 और D2 दोनों को आपस में क्या जोड़ देते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। ये होती है हमारी फुल वेव रेक्टिफायर की बनावट। अब इसकी क्रियाविधि पढ़े हम। एक कार्यकारी सिद्धांत बोल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ये कार्य कैसे करता है, ये वर्किंग कैसे करता है। जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में माना था बेटा, सबसे पहले क्या किया कि निवेशी वोल्टता का ए सिरा पॉजिटिव, बी सिरा नेगेटिव, उसके बाद क्या हो गया डायोड
अग्रवाइस पश्चवाइस का सिस्टम चला, उसके बाद दोबारा क्या माना, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। तो ऐसे ही हमने माना यहाँ निवेशी बोल्टता के प्रथम अर्धचक्र में ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। जब ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा तो देखो ये डायोड डी, ये इसका तीसरा होता है एनसरा, तीसरा एनसरा, P4 पॉजिटिव N4 नेगेटिव। तो इसके कारण डायोड D1 अग्रवाइसित हो जाएगा एवं डायोड D2 क्या होगा, पश्चवाइसित। डायोड D1 के अग्रवाइसित होने के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होगी और धारा होगी हमारी A, ये पॉइंट था हमारा यहाँ पर D, A D। तो अब बेटा देखो इस कंडीशन के अंतर्गत जो परिपथ में करंट फ्लो होगा वो कौन से पथ में होकर फ्लो होगा, क्योंकि डायोड D1 क्या होगा हमारा अग्रवाइसित, तो A से कहाँ जाएगी D, और D से C और C से E और E से A, अर्थात ADCA, A D C E A। प्रतिरोध RL में धारा, प्रतिरोध RL में धारा कहाँ से कहाँ, D से C की ओर प्रवाहित होती है। यदि मैं अब बोलूँ निवेशी बोल्टता के सेकंड अर्धचक्र में A4 नेगेटिव V4 पॉजिटिव, तो ये डायोड क्या हुआ, पश्चवाइसित, तो इसमें से होकर धारा का चालन नहीं होगा। डायोड D2 क्या हो गया, अग्रवाइसित, और D1 क्या हो गया, पश्चवाइसित। अब जो धारा प्रवाहित होगी वो V F G D C E V F G D C E V, अर्थात अब V जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें धारा कहाँ से कहाँ की ओर हो रही है, D से C की ओर। जब A पॉजिटिव लिया B नेगेटिव लिया उस कंडीशन के अंतर्गत लोड रेजिस्टेंस RL में धारा D से C की। सेकंड अर्धचक्र में क्या लिया, B पॉजिटिव A नेगेटिव, उस कंडीशन में भी जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, D से C तक, अर्थात पूर्ण चक्र में, पहले अर्धचक्र में भी D से C, दूसरे चक्र में भी D से C। तो यही तो होता है हमारा हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर की जो तरंग होती है वो कैसी होती है, पूर्ण चक्र के लिए होती है। इसे वक्रों में, अब इसका क्या बनाते हैं हम, ग्राफ बनाते हैं। तो इसे निम्नलिखित ग्राफों में या निम्नलिखित वक्रों में दर्शाया गया है, देखना बेटा। जब हमने लिया A4 पॉजिटिव B4 नेगेटिव तो उस कंडीशन के अंतर्गत ये ग्राफ बनेगा। इनपुट तो आउटपुट क्या होगा, ये हाफ रेक्टिफायर, ये कहें मैं प्रथम अर्धचक्र के लिए, फिर द्वितीय अर्धचक्र के लिए। जो इनपुट था वही क्या मिल रहा है हमको, आउटपुट। तो यही तो क्या है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, कि इसमें निवेशी बोल्टता के पूर्ण चक्र में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो जो I का जो मान होता है, या कहें I1 बराबर क्या होगा, I0 साइन ओमेगा टी, I1 बराबर I0 साइन ओमेगा टी। उस कंडीशन के अंतर्गत t की, स्मॉल t की वैल्यू कहाँ से होगी, 0 से t/2 के। और I1 0 कब होगा, जब स्मॉल t कहाँ से कहाँ तक होगा, t/2 से t तक। I2 का मान निकालें तो ये I1 किसके लिए है, डायोड D1 के लिए। इसी प्रकार डायोड D2 के लिए I2 का मान क्या होगा, 0 कब, जब स्मॉल t का मान 0 से कहाँ तक होगा, t/2 का। और I2 का मान -I0 साइन ओमेगा टी, जब t/2 से कहाँ तक हो, t तक। और यहाँ जो I0 की वैल्यू होती है वो E0/RF प्लस RL। RF क्या होगा, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अग्र रेजिस्टेंस, और RL क्या होगा हमारा लोड रेजिस्टेंस। तो I1 की, डायोड D1 के लिए I1 बराबर I0 साइन ओमेगा टी, 0 से लेकर t/2 तक, I1 बराबर 0, t/2 से t तक। और डायोड D2 के लिए I2 बराबर 0, 0 से t/2 तक, व I2 बराबर -I0 साइन ओमेगा टी, t/2 से t तक।
अब इसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है आज की क्लास में, फुल वेव रेक्टिफायर का जो पहला टॉपिक है औसत दिष्ट धारा। औसत दिष्ट धारा, इसे कंप्लीट करते हैं और बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एवरेज डीसी करंट। तो बेटा आईडीसी का फॉर्मूला आप रेक्टिफायर में बताया, सेम आप भी रेक्टिफायर की तरह है, 0 से t आईडीसी बराबर 1/t। अब जो आई की वैल्यू है, आई की D1 के लिए अलग, D2 के लिए अलग, तो इसको तोड़ेंगे हम 0 से t/2 आई डी टी प्लस t/2 से t आई डी टी। तो आई डी सी 1/t 0 से t/2। अब देखो मैंने बताया 0 से t/2 के मध्य D1 के लिए धारा का मान क्या होता है, 0 से t/2। डायोड D1 के लिए जो धारा की वैल्यू होती है I0 sin ओमेगा t, व डायोड D2 के लिए जो धारा की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब निकालें हम t/2 से t के मध्य डायोड D1 के लिए जो करंट की वैल्यू 0, जबकि डायोड D2 के लिए करंट की वैल्यू क्या होती है, माइनस I0 sin ओमेगा t dt। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करो बेटा। आई डी सी 1/t, I0 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ ऑलरेडी, ओके। साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा 0 से t/2 माइनस कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा t/2 से t। अब क्या करना है, लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आई डी सी बराबर I0 बटे ओमेगा भी बाहर निकाल लिया, टी ओमेगा, और ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π/t। देखो अपर लिमिट बनेगा कॉस, माइनस ऑलरेडी बाहर है, कॉस 2π/t इंटू t/2, और माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगी कॉस 0। ऐसे ही माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस अपर लिमिट बनेगी कॉस 2π/t इंटू t/2 माइनस कॉस अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट बनेगी कॉस 2π/t इंटू t माइनस कॉस 2π/t इंटू t/2। टी से टी 2 से 2, टी से टी 2 से 2। अब देखो क्या मिलेगा, आई डी सी I0 बटे 2π, क्योंकि टी से टी कैंसिल, माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू, और माइनस है कॉस 0 की वैल्यू 1, प्लस कॉस 2π की वैल्यू 1, कॉस पाई की वैल्यू -1, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 + 1 2, माइनस -2, माइनस क्या हो गया, प्लस 2 क्या हो गया 4। तो आई डी सी I0 बटे 2π इंटू 4, 2 से गया 2 बार। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो आई डी सी की वैल्यू होती है वो 2I0 बटे पाई। ओके बेटा, आई डी सी की वैल्यू आ गई तो हम किसकी निकालें, वी डी सी की वैल्यू, या डीसी वोल्टेज, दिष्ट वोल्टता, डीसी वोल्टेज। अरे बेटा बी किसके इक्वल होगा, वी बराबर आई आर, और वी डी सी का मान निकाल रहे हैं तो आई डी सी आर एल। तो वी डी सी बराबर आई डी सी का मान
2I0/π/RL, और I0 का मान क्या होता है E0/RF प्लस RL। तो VDC बराबर 2E0/π/RF प्लस RL इंटू RL। अब देखो इस RL को मैं कहूँ RL का ऊपर व नीचे भाग लगाया, इस RL से RL कैंसिल, यहाँ RL जाएगा तो RL से RL कैंसिल, क्या बनेगा, ये स्टेप को सॉल्व करने के बाद मिलेगा 2E0/π/1 प्लस RF/RL। ये जो मान होता है हमारा, ये किसका मान होता है, BDC का मान। ओके, क्या मिलेगा 2E0/1 प्लस RF/RL पाई। ये जो वैल्यू होगी किसकी वैल्यू होगी, BDC की। तो यहाँ तक हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का जो पहला टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे हम वर्ग माध्यमूल धारा, किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अब सभी से एक गुजारिश है या आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा सभी टाइम पर डेली लाइव क्लास लें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन क्लास को डेली सभी बच्चे टाइम पर क्लास, लाइव क्लास लें। 1-2 दिन और देख रहा हूँ मैं, यदि तुम लोग कम से कम 80% स्टूडेंट क्लास लाइव नहीं लेंगे तो क्लास तुम्हारी बंद हो जाएंगी। उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जानो।